बीएससी पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों का आज की क्लास में स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने बोर के द्वारा हाइड्रोजन परमाणु के मॉडल का अध्ययन किया था। तो उसमें हमने इलेक्ट्रॉन जो है एक पर्टिकुलर कक्षा में जब चक्कर लगाता है तो उसकी त्रिज्या क्या है, उस कक्षा की त्रिज्या क्या है, उसका वेग क्या है, उसकी एनर्जी क्या है, उसका अध्ययन किया था। आज हम बात करेंगे कि बोर मॉडल ने जो हाइड्रोजन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु जैसे इलेक्ट्रॉन परमाणु जैसे परमाणु यदि होते हैं तो उनका परमाणु स्पेक्ट्रम किस प्रकार से होता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन यदि एक पर्टिकुलर कक्षा में चक्कर लगाता है तो वो किसी भी प्रकार की ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन तभी करता है जब वो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में या निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है। तो ऊर्जा का जो अवशोषण या उत्सर्जन जो होता है वो विकिरणों के रूप में होता है और विकिरण किसी निश्चित ऊर्जा अंतर पर ही अवशोषित या उत्सर्जित होती हैं। अतः स्पेक्ट्रम सतत न हो करके असतत ही रहता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है उच्च ऊर्जा स्तर फॉर एग्जाम्पल N2 बराबर 2, 3, 4, 5 से निम्न ऊर्जा स्तर N1 बराबर 1 में जाने पर हमें लाइमन सीरीज मिलती है जो कि यूवी रीजन की होती है। इसी प्रकार से उच्च ऊर्जा स्तर 3, 4, 5 या इससे अधिक से यदि N1 बराबर 2 में आता है, इलेक्ट्रॉन यदि आता है तो बामर श्रेणी मिलती है। उसी प्रकार से फिर पाश्चन श्रेणी मिलती है, ब्रैकेट श्रेणी मिलती है, फंड श्रेणी मिलती है और हम्फ्री श्रेणी मिलती है। तो इलेक्ट्रॉन का उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आने पर उत्सर्जित जो ऊर्जा है वो डेल ई मतलब दोनों की ऊर्जा का अंतर, दोनों ऊर्जा स्तरों के ऊर्जा का अंतर E2 माइनस E1। अब -2 पाई स्क्वायर mz स्क्वायर E4 अपॉन N2 स्क्वायर H स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में -2 पाई स्क्वायर mz स्क्वायर E4 अपॉन N1 स्क्वायर H स्क्वायर। ठीक है, इसको ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। अब देखिए, यदि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। वो जो ऊर्जा का उत्सर्जन जो होता है वो hν की इकाइयों के रूप में होता है जिसे हम क्वांटा कहते हैं। ठीक है, और परमाणु में विभिन्न जो ऊर्जा स्तर हैं वो क्वांटीकृत होते हैं, इसलिए डेल ई बराबर hν होता है। यहाँ हम hν इसकी वैल्यू पुट करेंगे। हम जानते हैं कि न्यू बराबर c अपॉन लैम्डा होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर hc अपॉन लैम्डा रख दिया बराबर 2 पाई स्क्वायर mz स्क्वायर E4 अपॉन H स्क्वायर ब्रैकेट में 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू RH जो रिडबर्ग कांस्टेंट है Z स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर है आ जाती है। तो इस प्रकार से हम उसकी तरंगदैर्घ्य का मान निकाल सकते हैं। अब देखिए, बोर ने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे परमाणु जो हैं उसके लिए तो जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन होता है उसके लिए तो उसकी इस मॉडल्स के द्वारा व्याख्या की जा सकती है, लेकिन जिसमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसे परमाणुओं की व्याख्या बोर मॉडल के द्वारा नहीं की जा सकती। ये इसके असफलता का कारण था। दूसरी इसकी असफलता का कारण था कि यदि उच्च भेदन क्षमता वाले स्पेक्ट्रोस्कोप से स्पेक्ट्रम लिया जाए तो हमारे को एक स्पेक्ट्रम लाइन जो है वो कई जो है ना एक ग्रुप ऑफ लाइंस हमें मिलती है, इसलिए भी इस चीज़ की व्याख्या भी बोर मॉडल नहीं कर सका। तीसरी बात है कि ये चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रत्येक जो आपका स्पेक्ट्रम लाइन है वो स्प्लिट हो जाती है। अभी स्प्लिट क्यों होती है इसकी व्याख्या नहीं कर सका। ऐसे ही विद्युत क्षेत्र में रखने पर स्पेक्ट्रम लाइंस भी विभाजित हो जाती है, इसे स्टार्क इफेक्ट भी कहते हैं। इसकी व्याख्या भी बोर मॉडल नहीं कर सका।
और बोर मॉडल ने हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत की व्याख्या भी नहीं की, और इलेक्ट्रॉन का जो द्वैत प्रकृति है, मतलब ड्यूअल करैक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, को समझाने में भी ये विफल रहा। तो इस प्रकार से बोर मॉडल जो है केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु की व्याख्या ही कर सकता है। इसके बाद में हम चलते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जो है वो प्रकाश की जो द्वैत प्रकृति है और इलेक्ट्रॉन की जो द्वैत प्रकृति है उसकी व्याख्या करता है। तो डी ब्रोगली ने की जो हाइपोथेसिस थी वो दो चीज़ों पे बेस्ड थी। एक तो प्लांक का क्वांटम नियम जो था और एक आइंस्टीन का नियम। तो प्लांक के क्वांटम नियम में तो E इक्वल टू एच न्यू जो कि उसकी तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करता है, और आइंस्टीन है इसने उसकी कणीय प्रकृति जो है उसकी बताई, तो E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो डी ब्रोगली के अनुसार जिस प्रकार प्रकाश एवं अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरणों की प्रकृति दोहरी होती है, उसी प्रकार बताया कि इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म गतिशील कणों की प्रकृति भी दोहरी होती है। अब इन कणीय और तरंगीय गुण एक दूसरे के पूरक होते हैं और समय के किसी भी बिंदु पर कोई कणीय और तरंगीय गुण एक साथ नहीं दर्शाएगा। कभी कणीय दर्शाएगा और कभी तरंगीय दर्शाएगा। सूक्ष्म कण जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इस प्रकार के जो सूक्ष्म कण हैं वो, तो हम जानते हैं, देखिए प्लांक ने बताया E इक्वल टू एच न्यू और आइंस्टीन ने बताया E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो एच न्यू इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इसको हम सॉल्व करते हैं तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम सी आता है। एम इसमें गतिशील कण का द्रव्यमान है और सी इसका वेग है। इसको डी ब्रोगली वेव इक्वेशन भी कहते हैं। और डी ब्रोगली जो है इसने इन दोनों के जो सिद्धांत थे, प्लांक और क्वांटम के सिद्धांत के द्वारा दोनों को यूज़ करके ये बताया कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण होते हैं उनकी प्रकृति जो होती है वो द्वैत प्रकृति होती है, ड्यूअल नेचर होता है। कभी वो किसी गुण में वो कणीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं और किसी में वो तरंगीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। तो जो मोमेंटम होता है वो वेवलेंथ के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इस सिद्धांत के द्वारा इन्होंने बताया। अब जो गति करते हुए कण होते हैं उनके साथ में जो तरंगदैर्घ्य होती है उसको हम डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। और डी ब्रोगली का जो महत्व है वो ये था कि जो बोर ने जो मॉडल दिया था, बोर ने मॉडल में ये कहा था कि इलेक्ट्रॉनों का जो कोणीय संवेग है MV_r वो h अपॉन 2 का पूर्ण गुणज होता है। इसकी व्याख्या डी ब्रोगली ने की, और कैसे की कि कोई इलेक्ट्रॉन यदि किसी पर्टिकुलर कक्षा में चक्कर लगाता है तो उसका जो वो चक्कर निरंतर रूप से तभी लगा सकता है जब उसकी जो परिधि का मान है वो लैम्डा, मतलब उस तरंग की तरंगदैर्घ्य का कोई पूर्ण गुणज हो, मतलब 2πr इक्वल टू n इंटू लैम्डा हो। अब लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर h अपॉन एम वी रख दी, तो MV_r इक्वल टू NH अपॉन 2π हो गया। इस प्रकार से सिद्ध होता है कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन किसी वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है तो उससे संबंध जो तरंग होती है वो निरंतर रूप से तभी इन फेज में रहती है जबकि उसकी परिधि जो है वो उसके तरंगदैर्घ्य के पूर्ण गुणज के बराबर होती है। इस प्रकार से डी ब्रोगली ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों की प्रकृति द्वैत प्रकार की होती है। इसी में हाइजेनबर्ग ने एक हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत दिया। अब क्लासिकल मैकेनिक के अनुसार किसी गतिशील कण का निश्चित संवेग स्थिति जो है वो होती है, लेकिन जो सूक्ष्म कण है उसकी प्रकृति को क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता। मतलब किसी विशेष जो सूक्ष्म कण होते हैं वो उसका किसी विशेष कंडीशन में, विशेष क्षण पर, इस मोमेंट पर कण की स्थिति और संवेग का एकदम सही निर्धारण नहीं किया जा सकता।
इसे हम हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर और कैलकुलेट साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए मूविंग स्मॉल पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी और सर्टेनिटी। तो डेल एक्स मतलब उसकी स्थिति, डेल पी मतलब उसका संवेग, इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। हम उसकी स्थिति और उसका संवेग का सही निर्धारण एक विशेष क्षण पर नहीं कर सकते। इसके लिए इसको कैसे कैलकुलेट किया, कैसे इसको ड्राइव किया गया इस प्रिंसिपल को, उसके लिए देखिए एक क्या किया गया कि यहाँ पर मैंने दिखाया है इस चित्र में, इस डायग्राम के अंदर ओ की जो पोजीशन है वो इलेक्ट्रॉन की है, और यहाँ से एच अपॉन लेमडा, ये एच अपॉन लेमडा है, मतलब जो एक्स डायरेक्शन में एक जो एक्सरे है, एक्स डायरेक्शन में एक एक्सरे है, वो एक्सरे यहाँ पर आपतित होती है और उसको एक एक्सरे माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है। तो एच अपॉन लेमडा यहाँ पर आघूर्ण है, तो उस पर यदि फोटोन आता है और ये फोटोन इस ओ पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन है उससे टकराता है, तो उसकी जो घूर्णन शक्ति है किसकी, उसे टकराता है, तो ओ एक्स और ओ वाई डायरेक्शन में फोटोन जो है वो विवर्तित हो जाती है। या तो ओ एक्स डायरेक्शन में हमने मान लिया कि या तो ओ एक्स डायरेक्शन में विवर्तित होगी या ओ वाई डायरेक्शन में विवर्तित होगी। तो उनके आघूर्ण का मान एच अपॉन लेमडा प्राइम और इधर भी एच अपॉन लेमडा प्राइम। यहाँ जो एंगल बनता है वाई एक्सिस के साथ में वो हमने यहाँ पे अल्फ़ा और अल्फ़ा ले लिया। तो ये जो एक्सरे माइक्रोस्कोप है इसकी जो घूर्णन शक्ति है उसको निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं इस फॉर्मूले से, डेल एक्स बराबर लेमडा प्राइम अपॉन 2 साइन अल्फ़ा। अब देखिए जो विवर्तित फोटोन है, यदि फोटोन ओ एक्स डायरेक्शन में विवर्तित होती है तो उसके आघूर्ण का मान एच अपॉन लेमडा प्लस एच अपॉन लेमडा प्राइम साइन अल्फ़ा, और यदि ओ वाई डायरेक्शन में विवर्तित होती है तो एच अपॉन लेमडा माइनस एच अपॉन लेमडा प्राइम साइन अल्फ़ा। तो इसकी जो आघूर्ण की जो अनिश्चितता है डेल पी, उसको अपन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो जो समीकरण 2 माइनस समीकरण 3 किया हमने, तो हमारे पास डेल पी का मान 2h अपॉन लेमडा प्राइम साइन अल्फ़ा जो कि समीकरण 4 है। अब समीकरण 1 व 4 से दोनों को मल्टीप्लाई किया तो डेल एक्स इंटू डेल पी बराबर 2h अपॉन लेमडा प्राइम साइन अल्फ़ा प्लस लेमडा प्राइम अपॉन 2 साइन अल्फ़ा। डेल एक्स इंटू डेल पी बराबर h हमारे पास मिलता है। इसका मतलब ये हो गया कि डेल एक्स और डेल पी मतलब स्थिति में अनिश्चितता और इसमें जो इसका जो स्थिति का आकलन और संवेग का आकलन, इन दोनों का यदि वास्तविक आकलन में कम से कम संभावित मान h में से ऐसे थोड़ा अधिक होगा, तो इसलिए डेल पी और डेल एक्स का मान जो है वो h अपॉन 4 पाई से या बराबर और इससे अधिक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत दिया गया और उसमें बताया गया कि सूक्ष्म कणों के लिए उसकी स्थिति और संवेग का मान एक क्षण पर ज्ञात नहीं किया जा सकता है। थैंक यू।